हेलो एवरीवन। तो देखिए हम लोग अब जो है नया चैप्टर शुरू करते हैं और वो चैप्टर है आपका सॉलिड स्टेट। ठीक है ना। अब सॉलिड स्टेट में थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए आप। जैसे ये 12th बोर्ड का जो सिलेबस है उस बोर्ड के सिलेबस में इसको इंक्लूड नहीं किया गया लास्ट ईयर से ही। तो ये जो चैप्टर है एक्चुअली में ये 11th में है। ठीक है ना। मतलब जैसे देखेंगे तो आपको जेई और नीट के सिलेबस में अब तो 11th आप पास ही करिए। ठीक है ना। तो आपको क्या है कि जो भी 11th से 12th में आए हैं, ठीक है ना, तो ये बहुत अच्छा चैप्टर है। मतलब अच्छे इसलिए है कि आसान चैप्टर है। मतलब आप इसके बारे में बहुत पहले से बहुत कुछ जानते हैं। मुझे कुछ बहुत ज्यादा इसमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बस आप अच्छे से इस चैप्टर को, ठीक है ना, जैसे आपने सॉल्यूशन किया है वैसे आप इसको भी करिए। रोज का लेक्चर रोज देखिए और नोट्स आप अपने बनाते रहिए। थोड़े बहुत पीडीएफ में भी आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिया करूंगा। तो ये चैप्टर में जैसे सॉलिड स्टेट बचपन से देखते चले आए हैं ना भाई। सॉलिड लिक्विड गैस है ना, आपको पता है ये स्टेट्स ऑफ मैटर है। अब स्टेट्स ऑफ मैटर को अगर मैं थोड़ा और ब्रॉड में बोलूं तो पहले आप जो है स्टेट्स ऑफ मैटर को हम लोग दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। एक होता है आपका इंटर कन्वर्टेबल और एक क्या होता है कन्वर्टेबल। इंटर कन्वर्टेबल स्टेट मतलब यानी वो मैटर जो आपस में एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे देखो सॉलिड को लिक्विड में और फिर लिक्विड को सॉलिड बना सकते हो, लिक्विड को आप गैस में बना सकते हैं और गैस को आप सॉलिड में बना सकते हैं। सारे फिनोमिनन आपके दिमाग में घूम रहे होंगे। तो ये जो तीनों स्टेट होती हैं ये हो गई इंटर कन्वर्टेबल। और दो स्टेट और होती हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं कन्वर्टेबल। फिलहाल अभी इसको, ठीक है ना, कन्वर्ट मतलब इंटर कन्वर्ट नहीं किया गया है आज की जो मतलब रिसर्च है उसके लिए। तो बोस-आइंस्टीन और प्लाज्मा मतलब मैटर। बोस-आइंस्टीन में आप सॉलिड से बीसी में नहीं भेज सकते हैं। बीसी से सॉलिड में तो आ गए हैं लेकिन आप बी जो है सॉलिड से बीईसी यानी बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट में नहीं जा सकते हैं। ऐसे ही आप देखो गैसेस से प्लाज्मा में चले जाएंगे लेकिन प्लाज्मा से गैसेस में आप अभी तक फिलहाल कोई रिसर्च नहीं है जो आपको ऐसा कन्वर्जन सिखाती है। ठीक है ना। तो बेसिकली स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करूंगा मैं तो वो 5 टाइप की, सॉलिड लिक्विड गैसेस प्लाज्मा, ठीक है ना, और आपकी बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। आई होप ये सब आप बहुत अच्छे जानते होंगे। अब हम लोग सीधा आते हैं जो है स्टेट्स ऑफ मैटर। तो सॉलिड लिक्विड गैस। अब देखो सॉलिड स्टेट ये पूरा यहाँ पढ़ाऊंगा मैं, लिक्विड स्टेट और गैसेस स्टेट। तो 11th के सिलेबस में गैसेस स्टेट आपने पढ़ा होगा, गैसेस लॉ करके चैप्टर या स्टेट्स ऑफ मैटर करके चैप्टर है जो आपने बहुत अच्छे से स्टडी की होगी वहां पे। और उसके बाद जो चैप्टर है आपका लिक्विड वाला तो थोड़ा बहुत तो आपने उसमें ही पढ़ा था जो है लिक्विड स्टेट के बारे में, थोड़ी बहुत तो केमिस्ट्री में पढ़ी थी। बाकी बहुत सारी चीजें फिजिक्स में आपको लिक्विड स्टेट के लिए पढ़नी है। ठीक है ना। अब सॉलिड स्टेट को हम लोग यहाँ पढ़ते हैं। तो सॉलिड में देखना जरा ध्यान से, सॉलिड जब मैटर को क्लासिफाई किया गया था ना, ध्यान से सुनते रहना। तो मैटर को क्लासिफाई करने का सबसे पहला पैरामीटर था म्यूचुअल अट्रैक्शन। क्या पैरामीटर था? म्यूचुअल अट्रैक्शन। ध्यान से सुनते रहिएगा। फर्स्ट पैरामीटर कौन सा है? म्यूचुअल अट्रैक्शन। ठीक है ना। तो म्यूचुअल अट्रैक्शन के बेसिस पे सबसे पहले सॉलिड और लिक्विड को जो है क्लासिफाई किया गया। तो ये बोला गया कि म्यूचुअल अट्रैक्शन जो होता है वो सॉलिड में मैक्सिमम होता है। सॉलिड में क्या होता है? मैक्सिमम होता है। फिर से पूछा गया कि भाई ऐसा क्यों? ठीक है ना। तो फिर काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर आई। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर ने जो है एक्सप्लेन किया कि सॉलिड के पार्टिकल सबसे क्लोजली पैक्ड होते हैं, लिक्विड के पार्टिकल थोड़े दूर दूर होते हैं और गैसेस के पार्टिकल फ्रिक्वेंटली कहीं भी मूव कर सकते हैं। तो ये देखो दो पार्टिकल के बीच का स्पेस है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटर पार्टिकल स्पेस। ठीक है ना। और इसके बीच में जो फोर्स लगेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, या इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? म्यूचुअल अट्रैक्शन। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? म्यूचुअल अट्रैक्शन। तो ये जो इंटर पार्टिकल फोर्स होता है तुम्हें अच्छे से पता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटर पार्टिकल डिस्टेंस होता है। इंटर पार्टिकल डिस्टेंस को मैं r से लिख दूं तो देखना जिसमें r ज्यादा होगा उसमें अट्रैक्शन कम होगा और जिसमें r की वैल्यू कम होगी उसमें अट्रैक्शन क्या होगा? ज्यादा। बात क्लियर हो गई ना। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम किसमें होगा? तो सॉलिड के लिए जंक्शन है, सॉलिड के पार्टिकल सबसे क्लोज होते हैं इसलिए म्यूचुअल अट्रैक्शन सबसे ज्यादा किसमें होता है? सॉलिड्स में। ठीक है ना। ये हो गया आपका फर्स्ट पैरामीटर। यानी जब सॉलिड लिक्विड को क्लासिफाई करने का प्राइमरी तरीके से देखा गया तो एक पैरामीटर था तुम्हारा म्यूचुअल अट्रैक्शन। फिर सॉलिड लिक्विड और गैसेस को क्लासिफाई करने के लिए इनके जो पार्टिकल हैं उनका ट्रांसलेशन मोशन, उनका वाइब्रेशनल मोशन और उनका रोटेशनल मोशन स्टडी किया गया। तो ये देखा गया, मैं सॉलिड ही पढ़ रहा हूं, देखना ध्यान से। तो जो सॉलिड में है, सॉलिड में कोई भी ट्रांसलेशनल मोशन नहीं होता। डेफिनेशन अब देखना इंट्रोडक्शन में, पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड ताकि म्यूचुअल अट्रैक्शन ज्यादा हो जाए। ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, एटम, मॉलिक्यूल, आयंस है, ठीक ना, नो टेंडेंसी फॉर ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन का कोई टेंडेंसी नहीं है लेकिन इनके पास
विद इन द सॉलिड लैटिस या सॉलिड क्रिस्टल में क्या होता है, ये वाइब्रेट भी कर सकता है और रोटेट भी कर सकता है। तो यहाँ देखना ध्यान से, टेंडेंसी फॉर नो टेंडेंसी फॉर ट्रांसलेटरी मोशन although vibratory and rotatory motion are possible about their position in solid state। मतलब within the solid, ये क्या होगा, सॉलिड स्टेट या सॉलिड क्रिस्टल के अंदर, सॉलिड लैटिस के अंदर, इनमें ट्रांसलेट जो है आपका वाइब्रेशनल और रोटेशनल पॉसिबल है, लेकिन ट्रांसलेशनल मोशन पॉसिबल नहीं है। तो ये आई होप आपको बहुत अच्छे से सॉलिड का इंट्रो पता चल गया होगा, ठीक है ना। तो अब देखना ध्यान से सॉलिड को कैसे हम लोग कैटेगराइज करते हैं। तो अभी तक सॉलिड को अगर कैटेगराइज करना है तो सॉलिड को कैटेगराइज करने के लिए अपने पास देखो 3 बेसिक पैरामीटर हैं। एक तो है सॉलिड के लिए कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है ना, दूसरा है सॉलिड के लिए रिजिडिटी, और तीसरा जो पैरामीटर है सॉलिड को कैटेगराइज करने का वो क्या है, तुम्हारा मैकेनिकल स्ट्रेंथ, ठीक है ना। तो सॉलिड आर कैटेगराइज बाय द, मतलब सिंपल सा 3 पैरामीटर या बाय इट्स कंप्रेसिबिलिटी, रिजिडिटी एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, ठीक है ना। ये तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर देखना ध्यान से, जो सॉलिड के मैटर होते हैं ना, जो पैक होते हैं, जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, सॉलिड स्टेट के मैटर में जो पार्टिकल्स हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, सो फॉर दैट ना अटेन्स मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। मतलब वो ऐसा पैकिंग करते हैं कि कम से कम पोटेंशियल एनर्जी हो, मतलब जितना ज्यादा रेस्ट पोजीशन पे रहेगा उतना अच्छा आपका सॉलिड रहेगा। तो ये लाइन भी याद रखते रहना, ठीक है। इन सॉलिड स्टेट पार्टिकल आर अरेंज सच ए वे दैट सिस्टम अटेन्स लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। तो ये बहुत पहले नीट का क्वेश्चन था, तो दिमाग में रखे रहना, लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। अब लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी का रीजन अगर पूछेगा, ताकि सारे पार्टिकल रेस्ट पोजीशन पर रहे, और सॉलिड के लिए अच्छी बात है ना, जितना रेस्ट रहेगा उतनी अच्छी बात रहेगी, ठीक ना। फिर इसके बाद देखो ध्यान से, सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, और जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगता है वो कौन सा लगता है, कोहेसिव। तो कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स भी आप जानते होंगे, ठीक है ना। ये नहीं जानते तो यहाँ ध्यान से देख लीजिए, जो आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, ठीक है, ये लिख रहा हूं मैं, जो तुम्हारा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स 2 टाइप का होता है। एक कौन सा होता है तुम्हारा, बोलो, कोहेसिव, एक कौन सा है तुम्हारा कोहेसिव, और दूसरा कौन सा है तुम्हारा एडहेसिव। बात क्लियर हुई, एक कोहेसिव और दूसरा कौन सा है, एडहेसिव। सेम काइंड के मैटर के बीच में जो फोर्स लगता है उसको कोहेसिव फोर्स, और जो डिफरेंट काइंड के मैटर में फोर्स लगता है उसको क्या बोलते हैं, एडहेसिव फोर्स। को मतलब सेम, एडहेसिव मतलब अलग अलग। सेम काइंड के मैटर में जो फोर्स लगता है उसको कोहेसिव फोर्स, और डिफरेंट मैटर में जो फोर्स लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडहेसिव फोर्स। तो आई होप ये आपको इसका इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके बाद देखते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड, मतलब सॉलिड के क्या क्या कैरेक्टर है, अब इसकी बात हम लोग करते हैं। तो सॉलिड का जो फर्स्ट कैरेक्टर है, ध्यान से देखना, मैं एक एक चीज बोलता रह रहा हूँ, आप जो है साथ में नोट कर लीजिए या बाद में नोट कर लीजिएगा, मैं लिख के छोड़ दूंगा। तो सॉलिड के लिए जो इसका फर्स्ट कैरेक्टर है, तो जैसे ये देखो डस्टर ही आपका सॉलिड है, मतलब ये ऊपर वाला, ये वाला नहीं, ऊपर वाला देखिए आप। तो सॉलिड में देखिए ध्यान से, जो भी मॉलिक्यूल है बहुत ही टाइटली जो है क्लोज पैक्ड है, और देखो इनको दबाओ तो क्या ये पुशअप हो रहे हैं, क्या नहीं हो रहे हैं, तो मतलब क्या है, ये रिजिड है, इनका पोजीशन आप चेंज नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो सॉलिड के जो पार्टिकल होते हैं ऑलमोस्ट रिजिड होते हैं, ठीक है। मैं एक एक वर्ड लिखता चला जा रहा हूँ, ठीक है ना, और आपको स्क्रीन इसका जो है लिंक में आपको मैं नोट्स डाल दूंगा, आप देख लीजिए, ऐसे हेडिंग बनी रहेगी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड, हैंड रिटन में रहेगा तो आप पढ़ लीजिए वहां पे। तो ये क्या होते हैं, रिजिड होते हैं, इन और कंप्रेसिबल तो गलती से भी नहीं होते हैं, इनकंप्रेसिबल, ये भी याद रखे रहना, रिजिड, इनकंप्रेसिबल, जितने भी सॉलिड के मैटर हैं रिजिड होते हैं, इनकंप्रेसिबल होते हैं। और क्या होता है बोलो, इनकी जो पैकिंग देखो ध्यान से, इनकी पैकिंग बहुत अच्छी है। अब इनकी पैकिंग अगर अच्छी है तो इनकी डेंसिटी भी क्या होगी, बहुत अच्छी होती है, इनकंप्रेसिबल, और ऐसे लिख दिया जाए, ठीक ना, मैक्सिमम डेंसिटी या हाई डेंसिटी लिख देता हूं मैं। क्या होता है देखो, हाई डेंसिटी, ठीक है ना, और बोलो हाई डेंसिटी के साथ साथ क्या होना चाहिए, एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, ठीक है ना, एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। तो ये हो गया तुम्हारा सॉलिड का
फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। सॉलिड क्या होते हैं? रिजिड होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं, हाई डेंसिटी होती है और मैकेनिकल स्ट्रेंथ स्ट्रांग होती है। मैकेनिकल स्ट्रेंथ क्या होती है? यहाँ देखो ना, हाई डेंसिटी एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, मतलब हाई डेंसिटी होनी चाहिए और हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी आपका होना चाहिए। ये कैरेक्टर आ गया समझ में। चलिए सेकंड हम लोग देखते हैं, जो सॉलिड होता है इसका डेफिनिट शेप और वॉल्यूम होता है। डेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम, ठीक ना, डेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम, ठीक ना। जैसे देखो लिक्विड में और गैसेस में क्या है, जिस भी कंटेनर में फिलअप होते हैं उसके होल वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, उसी के शेप को भी ऑक्यूपाई कर लेते हैं। लेकिन सॉलिड में ऐसी बात नहीं है। ये सॉलिड आप चाहे जहां रखें, डस्टर ऐसा ही है, बना के मैंने दे दिया, आप इसको चाहे 10 लीटर के कंटेनर में डालिए चाहे 50 लीटर कंटेनर में डालिए, ये सॉलिड ऐसा ही आपको दिखेगा, इसके शेप और वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा। तो सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि सॉलिड में हाई डेंसिटी क्यों होती है। इसका रीजन अगर तुमसे पूछे तो हाई डेंसिटी होने का मतलब क्या है कि सॉलिड के जो पार्टिकल हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं बाय स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट लिखता हूं मैं, पार्टिकल्स आर ठीक ना क्लोजली पैक्ड, पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड बाय स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, IMF करके लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है ना। और ये पहले भी डेफिनेशन भी पढ़ा था तो कोई दिक्कत नहीं होगी इसके लिए। फिर देखना ध्यान से, अब अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो मैं पूछूं तुमसे कि बताइए जरा सोल्यूशन वाले चैप्टर से कि सॉलिड के मॉलिक्यूल जो भी हैं, सॉलिड के जो पार्टिकल है, जो सॉलिड मैटर है, उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, हाई होगा कि लो होगा, बोलो। अट्रैक्शन वाला फोर्स ज्यादा होगा तो वेपर प्रेशर क्या होता है, लो होता है। आपको अच्छे से पता है क्योंकि जल्दी से एस्केप नहीं करेगा। तो ये हो गया सॉलिड के कैरेक्टरिस्टिक के 4 पॉइंट, ठीक है ना। फिर अगला पॉइंट मैं यहाँ थोड़ा सा इरेज करता हूँ ताकि और आपको लिख सकूं। तो अगला पॉइंट देखिए जरा ध्यान से, सॉलिड का अगला कैरेक्टरिस्टिक क्या है 5th नंबर पे, ठीक है ना। तो ये तो चारों आपको क्लियर हो गए होंगे बड़े अच्छे से, कोई आसान मतलब टफ चीज नहीं है, सब आसानी है। अब देखो 5th कैरेक्टर की हम लोग बात करते हैं, सॉलिड में और क्या होता है, ठीक है ना। तो सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो यहाँ लिख दे रहा हूं मैं हाई, ठीक ना, BP एंड ठीक ना MP, ठीक ना, अच्छे से याद रखते रहना, हाई, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है ना। क्लियर हो गया। ये एक कैरेक्टर और रह गया है 6 नंबर पे, ठीक है ना, और वो है तुम्हारा कि सॉलिड के मॉलिक्यूल में बहुत स्लो डिफ्यूजन होता है, वेरी स्लो डिफ्यूजन, ठीक ना। ऐसा नहीं, डिफ्यूजन होता है लेकिन बहुत कम डिफ्यूजन होता है। आगे दिखाऊंगा कहाँ डिफ्यूजन होता है। जैसे तुम ऐसे अगर देख लो ध्यान से, जो ग्लासेस होते हैं ना, बहुत पुराने अगर ग्लास हो कहीं और उस मतलब जो है आप उस ग्लास को ऐसे रख दीजिए तो आप देखेंगे कि बॉटम का जो लेवल होगा थोड़ा मोटा हो जाता है, ठीक है ना। तो ये मतलब जो है ऑब्जर्वेशन है, इसलिए थोड़ा बहुत डिफ्यूजन होता है, वेरी स्लो डिफ्यूजन, ठीक है ना। अब वेरी स्लो डिफ्यूजन का रीजन तुमसे पूछे तो रीजन तो वही है ना भाई, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, जिसमें डिफ्यूजन आप जानते ही हैं, डिफ्यूजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटर पार्टिकल स्पेस। इंटर पार्टिकल स्पेस ज्यादा होगा, डिफ्यूजन ज्यादा होगा। अब इंटर पार्टिकल स्पेस अगर ज्यादा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम ही हो जाएगा, बहुत अच्छे जानते हैं। तो ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, और क्या होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, यहाँ होता है स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो आई होप ये कैरेक्टरिस्टिक्स के जो है पॉइंट है पांचों, ये आपको 5 पॉइंट, बहुत 6 पॉइंट बल्कि ये पूरे क्लियर हो गए होंगे। इतने तक में कोई दिक्कत नहीं है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब इसके बाद देखो हम लोग पढ़ते हैं कि सॉलिड को क्लासिफाई कैसे करते हैं, ठीक है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। तो ये तो सब बच्चों वाली चीजें थी जो आपको बस वीडियो के लिए मैंने बताया था, इसका भी थोड़ा आप कॉपी कर लीजिएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड को मैं अच्छे से हैंड रिटन नोट्स आपको दे दूंगा, तो पहले ऊपर वाली जो मैंने लिखी है वो लिखिएगा और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड की हेडिंग को यहाँ से आप नोट से कॉपी कर लेना, ठीक है ना। तो अब हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, ठीक है ना। अगला हेडिंग हम लोग बनाते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। तो सॉलिड को जो हम लोग क्लासिफाई करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, तो सॉलिड को क्लासिफाई करने के 2 तरीके हमें पढ़ने हैं, ठीक है ना। सॉलिड को क्लासिफाई करने के अपने को 2 तरीके पढ़ने हैं। एक पढ़ना है बेस्ड ऑन नेचर, ठीक है ना। तो यहाँ फर्स्ट लिख देता हूं मैं ए करके, बेस्ड ऑन नेचर, ध्यान से देखते रहना, बेस्ड ऑन नेचर, बेस्ड ऑन नेचर, ठीक है ना। तो नेचर के बेसिस पे जब हम लोग सॉलिड को क्लासिफाई करते हैं तो आपको सॉलिड 2 टाइप के मिलते हैं। एक मिलता है तुम्हारा
क्रिस्टलाइन, अच्छे से दिमाग में रहना चाहिए। एक क्या होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक क्या होते हैं तुम्हारे एमार्फस सॉलिड, ठीक है ना। और अभी आपको बहुत अच्छे से क्रिस्टलाइन और एमार्फस की स्टडी कराऊंगा। दूसरा क्लासिफिकेशन है सॉलिड का, ठीक है ना, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट, ऑन द बेसिस ऑफ, अच्छे से याद रखे रहना, बेस्ड ऑन या ऑन द बेसिस ऑफ, जो भी मैं लिखूं, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट, जो भी रहेंगे, ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूएंट, दिमाग में ये सब छपा रहना चाहिए, ठीक है ना। ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स जो भी रहेंगे, ठीक है ना, एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ये वर्ड याद रखे रहना, एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो इसके बेसिस पे जब हम लोग क्लासिफाई करते हैं तो इसके बेसिस पे अपने को सॉलिड, ठीक है ना, अच्छे से याद रखे रहना, अपने को यहाँ पे सॉलिड मिलेगा कितने टाइप का, तो यहाँ पे अपने को सॉलिड मिलता है, ठीक है ना, टोटल 4 टाइप का, ठीक है ना। टोटल कितने टाइप का मिलता है अपने को? 4 टाइप का। एक होता है तुम्हारा मॉलिक्यूलर सॉलिड, एक क्या होता है तुम्हारा, देखो, मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है ना, ध्यान में सब छप जाना चाहिए। एक होता है कोवैलेंट, एक क्या होता है तुम्हारा कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड, इसी को हम बोलते हैं कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स, ठीक है ना। और एक होता है तुम्हारा आयनिक सॉलिड, एक होता है तुम्हारा आयनिक सॉलिड और एक होता है आपका मेटेलिक सॉलिड, ठीक है ना। एक होता है आयनिक सॉलिड और एक क्या होता है मेटेलिक सॉलिड, ठीक है ना। अब देखना ध्यान से, जो मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं ये फर्दर 3 पार्ट में क्लासिफाई होता है। मॉलिक्यूलर सॉलिड फर्दर कितने पार्ट में क्लासिफाई करेंगे हम लोग? 3 पार्ट में, ठीक ना। एक होता है, ध्यान से देखना, अब मॉलिक्यूल या तो पोलर होगा या तो नॉन पोलर होगा या तो हाइड्रोजन बॉन्डेड होगा, तो बस यही 3 टाइप का हो जाएगा। एक क्या हो जाएगा, देखो, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, अच्छे से याद रखे रहना, एक होता है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, एक होता है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड और एक होता है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है ना। तो ये आपके सॉलिड के क्लासिफिकेशन हो गए ऑन द बेसिस ऑफ नेचर 2 टाइप का, क्रिस्टलाइन एंड एमार्फस, और ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट एंड इंटर पार्टिकल फोर्स एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, 4 टाइप के, ठीक है ना, मॉलिक्यूलर, कोवैलेंट, आयनिक और क्या मेटेलिक, ठीक है ना। और फिर मॉलिक्यूलर सॉलिड 3 टाइप का, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड और हाइड्रोजन बॉन्डेड। ये सब की स्टडी आपको बहुत अच्छे से, मतलब एक एक स्टडी इंडिविजुअल बहुत अच्छे से आपको करनी है। इसको याद करने का ट्रिक मैं बता दूं, ऑन द बेसिस ऑफ जो है कॉन्स्टिट्यूएंट जो है पार्टिकल या यूनिट या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इसके बेसिस पे सॉलिड के जो टाइप होते हैं उसको याद रखेंगे, ठीक ना। IC, ये देखो आप अच्छे जानते होंगे, ठीक है ना। तो इंडियन क्रिकेट मैच, ठीक है ना, और कहाँ? मुंबई में, बस इंडियन क्रिकेट मैच होगा कहाँ? मुंबई में। आयनिक, कोवैलेंट, मॉलिक्यूलर, मेटेलिक, ऐसे याद रखते रहना। क्या ट्रिक है, देखो, इंडियन क्रिकेट, ठीक ना, मैच कहाँ होगा? मुंबई में। इंडिया का क्रिकेट मैच होगा कहाँ पे? मुंबई में। अच्छे से याद रखे रहना, इंडिया का क्रिकेट मैच कहाँ होगा? मुंबई में, ठीक है ना। और कैसे होगा अभी दिखाएंगे, है ना, कौन सा आयनिक है, कौन सा जो है कोवैलेंट है, कौन सा मेटेलिक है, कौन सा तुम्हारा, ठीक है ना, कौन सा है मॉलिक्यूलर सॉलिड है। और बाकी ये क्रिस्टलाइन और एमार्फस, ये भी आपको बहुत अच्छे से स्टडी करना है। तो देखो हम लोग अब जो है सॉलिड का, ठीक है ना, जो है एमार्फस और क्रिस्टलाइन में जो है डिफरेंस देखते हैं ना। तो ये स्कूल एग्जाम के लिए अच्छा क्वेश्चन बनता है और कंपटीशन के लिए भी आपसे यही पूछ लेगा कि जरा बताइए कौन सा एमार्फस है, कौन सा क्रिस्टलाइन है। तो इसके लिए हम लोग देखो कई सारे पैरामीटर लिख रखते हैं, ठीक है। तो हमें 6 पैरामीटर यानी 6 प्रॉपर्टीज के बेसिस पे इसका क्लासिफिकेशन दिखाना है। इसका हैंड रिटन नोट्स आपको लिंक में मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप लिख लीजिएगा और बाकी मैं आपको समझा दे रहा हूँ पॉइंट वाइज। तो अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, ठीक है ना। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं उनका अरेंजमेंट आप ध्यान से देखिए। तो देखो ये जो एमार्फस लिखा हुआ है, ठीक है ना, ऐसे मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, आप अच्छे देखना। जो एमार्फस है, ठीक है ना, ये देखना, एमार्फस डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड, एमार्फस जो वर्ड है डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड, ठीक ना। और वो ग्रीक वर्ड है तुम्हारा ऑर्म, जो ओमार्फी, ठीक ना, ऐसे यार देखो OM, ठीक है ना, और आपका ORPHE, ओमार्फी, ठीक ना। तो इसका मतलब होता है, इसकी मीनिंग होती है मीन्स, अच्छे से याद रखे रहना, मीन्स नो फिक्स्ड स्ट्रक्चर, मतलब क्या हो गया? शेपलेस, ऐसे याद रखो। तो ऐसा सॉलिड जिसका कोई शेप नहीं होता है, या और कहते देखो बहुत सारे
है A प्लस क्या है तुम्हारा मॉर्फस, और ये लिया गया है कहां से, मॉर्फिज्म में। A मतलब क्या होता है, नो, और मॉर्फिज्म होता है फिक्स्ड स्ट्रक्चर। तो ये दोनों डेफिनेशन आप दिमाग में रखे रहिएगा, तो एमार्फस को आप तुरंत बता देंगे, ठीक है ना। तो देखो जो एमार्फस सॉलिड होते हैं, ठीक ना, इनका कोई फिक्स्ड स्ट्रक्चर नहीं होता है। तो पहली बात देखो क्या हो गई, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट नॉट फिक्स्ड, ठीक ना, मतलब क्या होता है, इनके कॉन्स्टिट्यूएंट फिक्स्ड नहीं होते हैं। क्लियर हो गया ना। अब ये नॉट फिक्स्ड होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं कि ये शॉर्ट रेंज सॉलिड होता है। कैसा सॉलिड होता है, शॉर्ट रेंज क्रिस्टल्स होते हैं, शॉर्ट रेंज का सॉलिड होता है, ठीक ना। तो शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है आपका किसका, ठीक ना, एमार्फस सॉलिड का। शॉर्ट रेंज मतलब ये होता है, जैसे मान लो कि ये सॉलिड में बनाऊं तो इतनी दूर तक तो सॉलिड वाला पैकेट रहेगा, मतलब मान लो कि ये सॉलिड में ऐसे ऐसे बना दूं, ऐसे ऐसे सॉलिड बना दूं, तो अब देखो क्या है कि थोड़ी दूर में तो सॉलिड की प्रॉपर्टी है, लेकिन अब देखो यहां से यहां तक सॉलिड प्रॉपर्टी है क्या, नहीं है। इसको बोलते हैं शॉर्ट रेंज, मतलब बहुत ही स्पेसिफिक रीजन में सॉलिड का कैरेक्टर रखता है, बाकी कैरेक्टर नहीं रखता है, ठीक ना। तो शॉर्ट रेंज हो गया ये। अगला देखते हैं, अब उसकी फिक्स नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं इनके 3D है ना, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होता है इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का, अच्छे से याद रखते रहना। 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, बाकी आप लिखा मिलेगा, कॉपी करना, ठीक ना। और देखना ध्यान से, इसीलिए इसको बोलते हैं लॉन्ग रेंज सॉलिड। क्या बोलते हैं हम लोग, लॉन्ग रेंज सॉलिड्स, ठीक है ना। तो लॉन्ग रेंज क्यों बोलते हैं, लॉन्ग रेंज मतलब क्या होता है, इसका मतलब समझो तुम। लॉन्ग रेंज मतलब क्या है कि आप सॉलिड से जितना चाहे जितना सॉलिड की स्टडी कर लीजिए पूरे क्रिस्टल का, जो पैटर्न में अरेंजमेंट पहले से थे ना सॉलिड में, वही अरेंजमेंट थ्रू आउट क्रिस्टल में मिलेगा, उसमें कोई भी सिंगल चीज कहीं भी अलग नहीं मिलने वाली, अच्छे से याद रखे रहना। तो ये 3D अरेंजमेंट होता है, लॉन्ग रेंज होता है, इसकी कोई फिक्स्ड स्ट्रक्चर नहीं होती है। एमार्फस डेराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड ओमोर्फी मींस शेपलेस, यानी ऐसा सॉलिड जिसमें कोई शेप नहीं होती है, ठीक है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एमार्फस। जिसमें फिक्स्ड अरेंजमेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो आई होप ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। फिर इसके बाद देखते हैं हम लोग शेप की बात करते हैं। तो अब शेप देखो जरा ध्यान से, भाई 3D अरेंजमेंट है तो शेप भी फिक्स हो जाएगा, वेल डिफाइंड, ठीक है ना। शेप कैसा हो जाएगा इसका, वेल डिफाइंड, मतलब शेप में कोई दिक्कत नहीं है, वेल डिफाइंड। और वेल डिफाइंड क्रिस्टलाइन, और फिर क्या होगा, रेगुलर, मतलब रेगुलरली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 3, जो भी 3D पैटर्न पे आएगा वो रेगुलर प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगा। और इसमें देखो ध्यान से, वेल डिफाइंड, और ऐसे लिख दे रहा हूं मैं, रेगुलर, ठीक है ना, ये रेगुलर अरेंजमेंट है आपका पार्टिकल्स का। और इसमें क्या होता है देखो, इररेगुलर, इसमें क्या होता है, इररेगुलर, कोई फिक्स नहीं है, जहां मन करे तहां भागते चले जाते हैं, ठीक है ना। तो इसका रेगुलर शेप होता है और इसका क्या होता है, इररेगुलर शेप होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब देखो मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है ना। तो मेल्टिंग पॉइंट जो सॉलिड का क्रिस्टल होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट। शार्प मेल्टिंग पॉइंट मतलब क्या होता है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट, इसका मीनिंग क्या होता है, मतलब क्या होता है कि मेल्ट एट फिक्स्ड टेम्परेचर, ऐसे याद रखते रहो, मेल्ट एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, बदलेगा नहीं है, मेल्ट एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, अच्छे से दिमाग में रखे रहना। मेल्टिंग पॉइंट क्रिस्टलाइन सॉलिड का शार्प होता है, ठीक है ना, क्योंकि ये मेल्ट करता है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। और इसमें क्या होता है, नो शार्प मेल्टिंग पॉइंट, अच्छे से याद रखो, नो शार्प मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि जब स्ट्रक्चर ही नहीं फिक्स है तो आप कैसे मेल्टिंग पॉइंट को शार्प कर पाएंगे, ठीक है ना। या और करके लिख देता हूं मैं, मेल्ट ओवर रेंज ऑफ टेम्परेचर, इसके लिए ये वर्ड चलता है, मेल्ट ओवर रेंज ऑफ टेम्परेचर, मतलब रेंज ऑफ टेम्परेचर, कैसा, ढेर सारे टेम्परेचर पे ये आपका मेल्ट कर जाता है। या हम लोग इसको बोलते हैं कि ये जो है आपका डिफ्यूज हो जाता है, डिफ्यूज है मतलब रेंज ऑफ टेम्परेचर, ऐसे याद रखो, ये क्या होता है, डिफ्यूज हो जाता है एट द रेंज ऑफ टेम्परेचर। ये लिंक में सब लिखा मिल जाएगा, टेक्नोलॉजी से मैं साफ सीढ़ी जैसा लिख रहा हूँ ताकि ये टॉपिक थ्योरी वाला है तो जल्दी खत्म हो जाए, ठीक है ना। फिर इसके बाद है इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, इसकी बात किया जाए। अच्छा देखो मैंने मेल्टिंग पॉइंट लिखा लेकिन बॉइलिंग पॉइंट नहीं लिख रहा हूँ। सॉलिड के बॉइलिंग पॉइंट हमेशा आपको पता है एनिल का सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है। अब मैंने देखा आपको बोला कि सॉलिड में वेपर प्रेशर बहुत कम होता है, तो वेपर प्रेशर मतलब बॉइलिंग की वजह से आएगा, तो क्यों उसकी बात की जाए, इसमें सिर्फ मेल्टिंग पॉइंट ही हम लोग पढ़ेंगे। अब इसके बाद है तुम्हारा इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। तो अब इंथैल्पी अब आपको पता है मेल्टिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एट फ्यूजन।
तो उसके लिए जो हीट की रिक्वायरमेंट होगी, जो भी इंथैल्पी चेंज आएगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, ठीक है ना। तो जो इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड का, ये देखो फिक्स होता है, ये क्या होता है देखो फिक्स्ड होता है, बात समझ में आ गई होगी, ठीक ना, क्योंकि 60 मेल्टिंग पॉइंट है तो फिक्स भी रहेगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है ना। एंड हर सॉलिड का अलग अलग, ऐसा भी नहीं फिक्स्ड एंड, ऐसे लिख दिया जाए फिक्स्ड एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, कैसा रहता है ये कैरेक्टरिस्टिक्स, ताकि दिमाग में रहे कि भाई सबके लिए अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट होता है, ऐसा नहीं कि सारे सॉलिड है तो सबका मेल्टिंग पॉइंट सेम हो जाएगा। और एमार्फस की हम लोग बात करेंगे, तो अब एमार्फस की हम लोग बात करें, खुद ही डिफ्यूज हो रहा है बेचारा, तो इसके लिए आप जो है ठीक ना नॉट डिफाइंड, क्या बोलेंगे कि जो आपका इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन है वो एमार्फस सॉलिड के लिए डिफाइंड नहीं है। क्लियर हो गया ये। फिर अगला देखते हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शनल डिपेंडेंस ऑफ प्रॉपर्टी। तो जो आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है ये होता है एन आइसोट्रॉपिक, ये क्या होता है एन आइसोट्रॉपिक। अभी क्या होता है एन आइसोट्रॉपिक, तो मैं बहुत अच्छे से समझाता हूँ, ध्यान में रखते रहिएगा। तो एन आइसोट्रॉपिक क्या होता है तुम्हारा जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड, और आइसोट्रॉपिक क्या होता है तुम्हारा, मतलब ये देखो डायरेक्शन पे डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है, तो डायरेक्शन डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज दो टाइप की, एक होती है एनाइसोट्रॉपिक और एक क्या होती है आइसोट्रॉपिक। तो जो तुम्हारा एमार्फस होता है वो क्या होता है आइसोट्रॉपिक, और जो तुम्हारा क्रिस्टलाइन होता है वो क्या होता है एनाइसोट्रॉपिक। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है ना। अब अगला हम लोग देखते हैं, जब हम लोग क्लीवेज प्रॉपर्टी देखते हैं, तो क्लीवेज मतलब क्या है, जैसे मान लो ये तुम्हारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ठीक ना, और एक शार्प ब्लेड लेके आप काट दो, तो जब काट दोगे तो काटने के बाद देखना यहाँ शार्प सरफेस मिल जाएगा, ठीक है ना, ये होता है किसमें क्रिस्टलाइन में। लेकिन जो एमार्फस होता है, मान लो ये तुम्हारा एमार्फस सॉलिड है, इसको आप मान लो काट दो, तो ये जो काटने के बाद सरफेस मिलेगी ये शार्प सरफेस नहीं मिलने वाली है। अच्छे से याद रखते रहिए, वैसे खुरदुरा ऐसा कुछ भी मिल जाएगा, लेकिन यहाँ आप देखेंगे तो आपको शार्प सरफेस मिल सकता है। हेक्सा लेके काट देंगे, जैसे ये मान लो तो तुम्हारा जो है डस्टर है, अब हेक्सा लेके काट दूंगा, देखो इसी के जैसा सरफेस हमें फिर से मिल जाएगा। लेकिन ऐसा जो है एमार्फस सॉलिड में ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है ना। फिर अगली बात हम लोग करते हैं एग्जाम्पल की, तो बहुत सारे एग्जाम्पल है, थोड़े बहुत मैं लिख दे रहा हूँ। जैसे देखो आपके मेटल्स, जितनी भी मेटल्स हैं ना, मेटल्स की बात कर लो तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, ठीक है ना। सॉल्ट हो गए तुम्हारे, ये भी क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, जितने भी सॉल्ट्स हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं। और फिर तुम्हारा पॉलीमर है ना, तुम्हारा कौन सा है देखो पॉलीमर, लेकिन पॉलीमर में सारे नहीं, पॉलीमर में हाई डेंसिटी पॉलीमर ही होता है, ठीक ना, हाई डेंसिटी पॉलीमर यानी HDPE ऐसे बोलते हैं, ठीक है ना, अच्छे से याद रखते रहना, हाई डेंसिटी पॉलीमर। और इसमें आते हैं मार्कस में बहुत सारा एग्जांपल है, ठीक ना, कुछ एग्जांपल लिख दिए जाए, जैसे देखो क्या है ग्लास है, जैसे देखो क्या है तुम्हारा रबर है, ठीक है ना, तुम्हारा पॉलीमर भी है, लेकिन पॉलीमर इधर जो आता है वो लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन, अच्छे से याद रख करिए, LDPE, क्या आता है LDPE, ठीक है ना। तो ये बहुत सारे एग्जांपल है तुम्हारे मार्कस के और बहुत सारे एग्जांपल है तुम्हारे क्रिस्टलाइन के। मुझे दो बातें और समझानी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, व्हाट इज द आइसोट्रॉपिक एंड व्हाट इज द एनाइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी। तो अब देखो हम लोग नोट में, ठीक है ना, आइसोट्रॉपिक और एनाइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी क्या होती है इसको अच्छे से डील करते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान में रखो, देखो आइसोट्रॉपिक एंड एनाइसोट्रॉपिक ये क्या है तुम्हारे, इट्स रिप्रेजेंट डायरेक्शनल डिपेंडेंस ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब ये दोनों डायरेक्शनल मतलब डायरेक्शन पे डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है। और कैसी प्रॉपर्टी है इसको जरा ध्यान से देखा जाए, ठीक है ना। तो आप देखो जरा ध्यान से, डायरेक्शनल डिपेंडेंस प्रॉपर्टी की हम लोग बात करें, जैसे मान लो आपका एक सॉलिड का ये क्रिस्टल है, ठीक ना, थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ अपने पास एक सॉलिड का क्रिस्टल है, इसको समझने के लिए आप ध्यान से देखना। तो अब देखना, जैसे मान लो कि जो है हम लोग एग्जाम्पल की ऐसे बात की करके, तो मान लो ये वाला जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को मैं नाम दे देता हूँ कि ये डिस्टेंस है D1, और ये वाली जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को मैं नाम दे देता हूँ D2, ठीक है ना। तो ये है D1 और ये क्या है तुम्हारा D2। अब डायरेक्शनल डिपेंडेंस मतलब क्या होता है, जैसे मान लो, ठीक है ना, ध्यान से देखना, ये आपका एक सॉलिड का क्रिस्टल था, ठीक है ना, हम लोग क्या करें, ठीक है ना, यहाँ से प्रॉपर्टी को चेक करें, ध्यान से देखना, जैसे मान लो इफ D1 है ना, तो D1 इक्वल टू D2 हो जाए, मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम हो जाए, पार्टिकल का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग क्या कर दें जो है सेम कर लें। तो एक काम तो ऐसा हो सकता है, या हो सकता है कि D1 D2 अपना तुम्हारा अलग हो, भाई D1 D2 मुझे कंपेयर करना है, तो हम लोग D1 D2 को देखते हैं कि जरा इनकी प्रॉपर्टीज कौन सी ज्यादा है और कौन सी कम है, ये हम लोग देखते हैं।
तो D1 अगर D2 मान लो इक्वल है ना, और हो सकता है कि D1 और D2 तुम्हारे इक्वल ना हो, ठीक ना, और करके लिख सकता हूं मैं कि जो तुम्हारा D1 है ये D2 के बराबर ना हो, ये दोनों चीजें हो सकती हैं, D1 इज नॉट इक्वल टू D2, जब D1 D2 आपस में सेम है और जब D1 D2 अलग है, ठीक है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, इस ये जो प्रॉपर्टी है, ठीक ना, ध्यान में रखते रहना, इन सब की प्रॉपर्टी हम लोग चेक करते हैं। ये पूरा अपना सॉलिड का मैटर है, ये अपना पूरा सॉलिड का मैटर है। हम लोग क्या करते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज को चेक करते हैं, अच्छे से याद रखो, इफ चेक द प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन, ध्यान में रखते रहना। तो D1 D2 में कोई रिलेशन हो, इफ वी चेक, अच्छे से याद रखते रहना, इफ वी चेक द प्रॉपर्टी, इफ वी चेक द प्रॉपर्टी, अच्छे से याद रखो। और प्रॉपर्टी में भी कौन सा वाला हमको चेक करना है, फिजिकल प्रॉपर्टी, कौन सा चेक करना है, इफ वी चेक द प्रॉपर्टीज, और भी कौन सी, फिजिकल, ठीक है ना। फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे देखो एग्जांपल करके लिख दूं मैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, आपका थर्मल एक्सपेंशन है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, जो भी आप सब याद रखे रहेंगे, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है ना, ये सब चीजें, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, कंडक्टिविटी, ये सब जितनी भी फिजिकल टाइप की प्रॉपर्टी हैं, जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टी है एक्सेट्रा। इफ वी चेक प्रॉपर्टीज, ठीक ना, फिजिकल यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कोफिशिएंट, ये सब, थर्मल एक्सपेंशन, कंडक्टिविटी, ठीक है ना, देन वी ऑब्जर्व, ठीक है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, देन वी ऑब्जर्व, तो हमें क्या ऑब्जर्व होता है, ऑब्जर्व में ये होता है कि प्रॉपर्टीज या तो सेम मिलती हैं, देन वी ऑब्जर्व, ठीक ना, प्रॉपर्टी जो भी है आपकी पलके से लिखा दिया गया है, प्रॉपर्टीज आर सेम, ठीक है ना, देन वी ऑब्जर्व, ठीक है ना, प्रॉपर्टीज आर सेम, और करके हम लोग ऑब्जर्व करेंगे क्या, प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट, जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट, ठीक है ना, दिमाग में ये रख के रहो भाई, ठीक ना। तो जो भी तुम्हारे पास सॉलिड है उसमें मान लो ये पार्टिकल अरेंजमेंट है, D1 D2 एक डिस्टेंस है, हो सकता है सेम, हो सकता है अलग हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक ना, यहाँ मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, D1 हो सकता है, ठीक ना, इक्वल टू D2 हो, और मान लो D1 नॉट इक्वल टू D2 हो, कोई बड़ा हो कोई छोटा, इससे कोई लेना देना हमारे मतलब अपने ये रेडार में कोई मतलब लिखने का नहीं है, ठीक है ना। D1 D2 सेम भी हो सकता है, D1 D2 अलग भी हो सकता है, तो लेकिन इसकी हम फिजिकल प्रॉपर्टी चेक करें, तो फिजिकल प्रॉपर्टी जब हम लोग चेक करते हैं तो हमें दो चीजें ऑब्जर्व होती हैं, या तो प्रॉपर्टी देन वी ऑब्जर्व, ठीक ना, आइदर, यानी देन वी ऑब्जर्व आइदर, ठीक है ना, क्या, प्रॉपर्टीज आर सेम और प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। तो जब ये दोनों प्रॉपर्टी सेम मिल जाए, मतलब कोई भी प्रॉपर्टी आप किसी भी डायरेक्शन से चेक करिए, बात समझ में, एक भी प्रॉपर्टी, इफ वी चेक द प्रॉपर्टी, मतलब जो है पूरे सिस्टम में अगर ये प्रॉपर्टी सेम मिल जाती है तो हम बोलते हैं कि जो सॉलिड होगा वो सॉलिड कैसा होगा, वो सॉलिड होगा आइसोट्रॉपिक, और अगर प्रॉपर्टीज डिफरेंट मिलेंगी तो सॉलिड कैसा हो जाएगा तुम्हारा, एन आइसोट्रॉपिक। ये बहुत अच्छे से दिमाग में आप रखे रहिएगा। तो आइसोट्रॉपिक क्या होते हैं कि अगर हम लोग ठीक है ना, अगर हम लोग क्या करें, जो भी सॉलिड आपको दिया रहे उस सॉलिड के क्रिस्टल में, ठीक है ना, उस सॉलिड के क्रिस्टल्स में हम लोग क्या करें कि उसकी प्रॉपर्टी चेक करें, ठीक ना। इफ वी चेक द प्रॉपर्टीज, अब प्रॉपर्टीज कैसे चेक करेंगे, ऑल डायरेक्शन, मतलब चाहे लेफ्ट से, चाहे राइट से, चाहे टॉप से, बॉटम से, इफ वी चेक द प्रॉपर्टीज, ठीक ना, यहाँ से लिख दिया जाए प्रॉपर्टीज ऑल डायरेक्शन, ऐसे लिख दिया जाए ऑल डायरेक्शन, यहाँ लिख लेना, इफ वी चेक प्रॉपर्टीज ऑल डायरेक्शन, ठीक ना, और कौन सी प्रॉपर्टीज, इन ऑल डायरेक्शन, ऐसे लिख दिया जाए, इन ऑल डायरेक्शन, इफ वी चेक द प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन, वो भी कौन सी, फिजिकल, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, कंडक्टिविटी, तो हमें दो चीजें ऑब्जर्व होती हैं, या तो प्रॉपर्टी सेम मिलेगी और या तो प्रॉपर्टी तुम्हें डिफरेंट मिलेगी। तो जब प्रॉपर्टी तुम्हें डिफरेंट मिलती है, ठीक ना, जब प्रॉपर्टी तुम्हें डिफरेंट मिलती है तब है तुम्हारा एनाइसोट्रॉपिक, और जब प्रॉपर्टी तुम्हें सेम मिलेगी तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोट्रॉपिक। तो आई होप ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो यानी अगर मैं इसकी डेफिनेशन बोलूं तो डेफिनेशन में हम लोग स्कूल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, व्हाट इज द आइसोट्रॉपिक एंड व्हाट इज द एनाइसोट्रॉपिक। तो डेफिनेशन की हम लोग बात करें तो ऐसे सब्सटेंसेस
सेड टू बी, ठीक है ना, मतलब जो भी सब्सटेंस ऐसा हो जिसमें क्या हो सेम प्रॉपर्टीज, सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन, सेड टू बी आइसोट्रॉपिक, सेड टू बी आइसोट्रॉपिक। और अगर प्रॉपर्टी अलग अलग होगी तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एन आइसोट्रॉपिक। बात क्लियर हो गई। D1 D2 हो सकता है सेम भी हो, D1 D2 हो सकता है अलग हो सकता है D1 इज ग्रेटर देन D2 हो, और मान लो तुम्हारा, ठीक है ना, क्या हो सकता है D2 इज ग्रेटर देन D1, उनसे कोई लेना देना नहीं है। हम क्या करेंगे, सॉलिड के सब डायरेक्शन से प्रॉपर्टी चेक करेंगे। अगर हमें प्रॉपर्टी हर डायरेक्शन से सेम मिल जाती है तो हम बोलेंगे ये आइसोट्रॉपिक है, और अगर सेम नहीं मिलेगी तो हम लोग क्या बोलेंगे, एन आइसोट्रॉपिक मिक्सचर है। अच्छे से आप इसको याद रखते रहिएगा, ठीक है ना। तो ये दिमाग में तुम्हारे छप गया होगा। फिर देखो थोड़ी देर पहले हमने लिखा था, अगर आपको याद हो, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, याद करिए मैंने बोला था जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं ये क्या होते हैं, एन आइसोट्रॉपिक। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं ये क्या होते हैं, एन आइसोट्रॉपिक। अब एन आइसोट्रॉपिक मतलब क्या होता है कि हर डायरेक्शन से प्रॉपर्टी अगर आप चेक करेंगे तो प्रॉपर्टी हमें क्या मिलेगी, अलग अलग। जैसे देखिए मैं तुम्हें, और इसका एन आइसोट्रॉपिक सॉलिड्स कौन से होते हैं, क्रिस्टलाइन, ऐसे लिख दिया जाए ज्यादा अच्छा रहेगा। तो डेफिनेशन तो समझ गए होंगे ना, क्या लिखेंगे, if we check the properties of solid in all direction, ठीक ना, if physical properties are same then it's said to be isotropic solid, otherwise it's said to be anisotropic। क्लियर हो गया होगा आपको डेफिनेशन, ठीक है ना। और इसका हैंड राइटेड नोट भी आपको लिंक में मिल जाएगा, वहां से कॉपी करिएगा। अब जरा देखिए ध्यान से, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है ये होता है एनाइसोट्रॉपिक, ठीक है ना। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड कैसे होते हैं तुम्हारे, एनाइसोट्रॉपिक, ध्यान रखते रहना, ठीक है ना। पहले भी लिखा था, तो देखो क्रिस्टलाइन जो सॉलिड जो भी है तुम्हारा, क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, एन आइसोट्रॉपिक। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, एन आइसोट्रॉपिक, ध्यान में रखे रहना। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं, एन आइसोट्रॉपिक। अब एन आइसोट्रॉपिक मतलब क्या है कि जो आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन, ठीक ना, मतलब डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन होती है, ठीक है। जैसे देखो इसका एग्जांपल मैं तुम्हें बताऊं, जैसे तुम्हारा सिल्वर आयोडाइड क्रिस्टल, याद रखते रहना, एनसीईआरटी में है ये देखो आपका जो सिल्वर आयोडाइड है, ठीक ना, इसका हम लोग चेक करते हैं, ठीक ना, सिल्वर आयोडाइड, इसका हम लोग चेक करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी हमें चेक करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका हम लोग चेक करते हैं कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। क्या चेक करते हैं हम लोग, देखो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, हम लोग ये प्रॉपर्टी मान लो चेक करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, अच्छे से दिमाग में रखते रहना। तो जब हम लोग, ठीक ना, सिल्वर आयोडाइड का कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन चेक करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक डायरेक्शन से तो ये पॉजिटिव मिलता है और दूसरे डायरेक्शन से हमें क्या मिलता है, निगेटिव मिलता है। तो वन डायरेक्शन से क्या मिलता है अपने को, पॉजिटिव, और दूसरे डायरेक्शन से, वन डायरेक्शन यहाँ लिख दे रहा हूं मैं, वन डायरेक्शन से क्या मिलता है अपने को, पॉजिटिव, और दूसरे डायरेक्शन से, सेकेंड डायरेक्शन से, यहां से याद रखे रहना, सेकेंड डायरेक्शन से हमें क्या मिलता है, निगेटिव। ये दिमाग में आप छाप के रखे रहिएगा। तो जो तुम्हारा, अब देखो क्रिस्टलाइन क्या होते हैं, एनाइसोट्रॉपिक। एनाइसोट्रॉपिक मतलब क्या है कि जब क्रिस्टलाइन सॉलिड की फिजिकल प्रॉपर्टी हम लोग चेक करते हैं तो हर डायरेक्शन से अपने को अलग अलग प्रॉपर्टी मिलती है, ठीक ना। अलग अलग प्रॉपर्टी मिलने का मतलब क्या हुआ, एक डायरेक्शन से पॉजिटिव और दूसरे डायरेक्शन से क्या मिलती है, निगेटिव। तो ये है आपका आइसोट्रॉपिक, और क्या हो गया आपका ये एन आइसोट्रॉपिक, ठीक है ना। एक नोट का पॉइंट और लिख देता हूं मैं, ठीक ना। विटनेस का नोट्स आपको लिंक में मिल जाएगा, तो आज ही प्लीज आप कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो अब देखो एक चीज और देखना ध्यान से, एक प्रोसेस होता है एनीलिंग, ठीक ना। खूब पूछता है एग्जाम में, व्हाट इज द एनीलिंग, ठीक है ना, दिमाग में इसको रखते रहना, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो एनीलिंग क्या प्रोसेस होता है, इसको हम लोग जरा ध्यान से सुनते हैं। तो होता क्या है कि जो एमार्फस सॉलिड है ना, उसको आप क्रिस्टलाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, आइदर रैपिडली कूलिंग और जो है आप रैपिडली हीटिंग, मतलब किसी भी एमार्फस सॉलिड को आप गर्म करके, ठीक है ना, या उसको ठंडा करके क्रिस्टलाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एनीलिंग। तो और एनीलिंग क्या होता है एक्चुअली में कि बहुत स्लो प्रोसेस होता है, बहुत धीमे धीमे होता है। इसलिए जैसे देखो आप ध्यान से, जैसे आपने एनीलिंग की हम लोग बात करें तो कोई भी एमार्फस सॉलिड है, इसको आप गर्म करके क्रिस्टलाइन बदल दो, या आप चाहो ठंडा करके क्रिस्टलाइन बदल दो। इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हम लोग कर सकते हैं। एमार्फस होता है ग्लास, है ना, तो ग्लास अगर आप रख दीजिए तो ग्लास धीरे धीरे क्या होता है, देखो इसमें मेल्ट करके नीचे साइड में बच्चों ने पहले बताया भी था कहानी इसकी। तो एनीलिंग क्या होता है, आपसे पूछे व्हाट इज द एनीलिंग, तो एनीलिंग की सिंपल सी डेफिनेशन है, एमार्फस सॉलिड कैन बी कन्वर्टेड इनटू क्रिस्टलाइन फॉर्म, ऐसे याद रखी रहिएगा। इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, एनीलिंग। और जो एनीलिंग का प्रोसेस होता है,
ठीक ना, वो बहुत स्लो प्रोसेस होता है, बहुत स्लो प्रोसेस होता है। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल देखो क्या होता है, जैसे एंशिएंट आपके ग्लासेस होते हैं ना, तो एंशिएंट ग्लासेस आप देखेंगे वो ट्रांसलूसेंट हो जाता है इसी वजह से, एनीलिंग की वजह से। क्वेश्चन पूछे कि एंशिएंट ग्लासेस, जो आपके एंशिएंट ग्लासेस हैं वो ट्रांसलूसेंट क्यों हो जाते हैं, तो इसी की वजह से हो जाते हैं। किसकी वजह से? एनीलिंग की वजह से, जो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना, अब देखना ध्यान से, इसका हम लोग एग्जाम्पल भी अगर पढ़ लें तो वो भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे तुम्हारे पास, ठीक है ना, जो आपका जो है सिलिका है, इसके एग्जांपल में आपको नोट्स मिल जाएगा, अच्छे से याद रखते रहना। सिलिका, ये भी एनसीईआरटी में लाइन है तो अच्छे से याद रखते रहना। जैसे सिलिका है, ठीक ना, तो ये सिलिका जो है क्रिस्टलाइजेज एज क्वार्ट्ज, मतलब इसका जो अगर क्रिस्टल देखेंगे तो इसका क्रिस्टलाइजेशन होता है कैसा? एज क्वार्ट्ज जैसा। कैसा होता है? ये देखो क्वार्ट्ज जैसा। ठीक है ना, सिलिका क्रिस्टलाइजेज एज कैसा? क्वार्ट्ज। ठीक है ना, और ये जो क्वार्ट्ज की हम लोग बात करेंगे तो क्वार्ट्ज होता है तुम्हारा SiO4 2- पे। ठीक ना, और इसकी जो स्ट्रक्चर होती है, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? टेट्राहेड्रल। ये लाइन अच्छे से याद रखे रहना, एनसीईआरटी की लाइन है जो आपको कभी भी पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक है ना, तो सिलिका जो होती है ये आपके पास क्रिस्टलाइजेज एज क्वार्ट्ज, और कैसे फॉर्म में चला जाता है? ये SiO4 पे जो है, SiO4 पे कितना माइनस चला जाएगा? 4 माइनस चला जाएगा, 2 माइनस नहीं, कितना माइनस चला जाएगा? 4 माइनस से लिखता है ना। तो ये इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो स्ट्रक्चर कैसी हो जाती है? टेट्राहेड्रल। तो ये आप अच्छे से एनीलिंग तक का नोट्स अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा, और आपको आई होप एक बार वीडियो और देख लेंगे और नोट्स बना लेंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड का जो दूसरा पार्ट था, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, वहां से लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।